बीकॉम पार्ट फर्स्ट की पेपर फर्स्ट में व्यापारिक संधि में हमने अब तक पढ़ा स्वतंत्र सहमति में कपट क्या है और अनुबंध में कपट का क्या महत्व है और कपट की कौन सी परिस्थितियाँ होती हैं जिसमें कपट माना जाता है और अनुबंध की क्या स्थिति रहती है। अब हम देखेंगे एक मौन रहना क्या कपट है या मौन द्वारा कपट की क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या नियम हैं, उन पे अब हम चर्चा करेंगे। धारा 17 में स्पष्ट किया गया है कि तथ्य संबंधी मौन जो अनुबंध करने वाले पक्षकारों की इच्छा को प्रभावित कर सकता है तब तक कपट नहीं माना जाता है जब तक कि मामले की परिस्थितियों के अनुसार मौन रहने वाले का बोलना कर्तव्य न हो अथवा मौन रहना स्वयं बोलने के बराबर न हो। इस धारा में ये स्पष्ट है कि जब तक किसी व्यक्ति का या पक्षकार का बोलना आवश्यक नहीं हो तब तक यदि वो मौन रहता है तो उसको कपट की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। आज कुछ परिस्थितियों में मौन रहना पक्षकार जो है वो मौन नहीं रह सकता बल्कि उसे बोलना उसका कर्तव्य हो जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में यदि वो मौन रहता है तो कपट माना जाएगा। सामान्यतः मौन रहना कपट नहीं माना जाता है, चाहे मौन रहने से दूसरे व्यक्ति की इच्छा पर कोई भी प्रभाव क्यों ना पड़ा हो। किंतु कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हैं जिसमें मौन रहने पर कपट माना जाता है, जिसमें एक तो है जब मामले की परिस्थिति के अनुसार मौन रहने वाले व्यक्ति का बोलना कर्तव्य हो, यानी उसको वहाँ पर अवश्य रूप से बोलना चाहिए और फिर वह अगर मौन रहता है तो कपट है। दूसरी परिस्थिति क्या है, जब मामले की परिस्थितियों के अनुसार मौन रहना ही बोलने के बराबर हो, यानी वह चुप रहता है तो भी ऐसा लगता है कि वह उस पर अपनी स्वीकृति दे रहा है या वो ऐसा लग रहा है कि हाँ वो उसको जैसे बोल के स्वीकार करता है वैसे ही स्वीकार कर रहा है, तब भी जो है अगर फिर वहाँ पर वो नहीं बोलता है तो फिर कपट माना जाएगा। अब अगर इन परिस्थितियों का हम और विस्तार से देखें तो सबसे पहला जो बिंदु है उसको देखें हम, जब मौन रहने वाले का बोलना कर्तव्य हो। सामान्यतः देखिए, अनुबंध करते समय दोनों पक्षकारों को सभी बातों के बारे में जांच पड़ताल तथा पूछताछ कर लेनी चाहिए और की भी जाती है। कोई भी पक्षकार एक दूसरे पक्षकार को अनुबंध के संबंध में स्वतः कुछ भी बताने के लिए बाध्य नहीं है, किंतु कुछ अनुबंध इस प्रकार के होते हैं जहाँ मौन रहने वाले व्यक्ति का बोलना जरूरी है किंतु वह मौन रहता है तो कपट माना जाता है। ये परिस्थितियां जो हैं वो कौन कौन सी हैं। पहला है परम सद विश्वास के अनुबंध। कुछ अनुबंध परस्पर सद विश्वास पर आधारित होते हैं। ऐसे अनुबंध के प्रत्येक पक्षकार को वे सभी बातें एक दूसरे को बता देनी चाहिए जो वह स्वयं जानता है या सामान्यतः उसे जानकारी होने की आशा की जा सकती है। उन्हें दूसरे पक्षकार के पूछने की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। यदि कोई पक्षकार वे सभी बातें प्रकट नहीं करता है तो अनुबंध कपटपूर्ण माना जाएगा। यदि अनुबंध में कोई कपट की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं तो, यानी कुछ अनुबंध जो एक दूसरे के विश्वास पर आधारित है, यहाँ पर कोई व्यक्ति पक्षकार से वो जानकारी की उपेक्षा अवश्य की जाती है जो वह स्वयं जानता है, यानी दूसरा पक्षकार उस संबंध में कुछ नहीं जानता है। और यहाँ पर वो परिस्थितियाँ जो हैं वो ऐसी हैं जो केवल उसके बताने से ही प्रकट होंगी और किसी भी अनुबंध के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में वह एक पक्षकार चुप नहीं रह सकता, उसे अनुबंध के संबंध में जो भी बातें हैं जो अनुबंध की परिस्थितियों को और अनुबंध में लिए जाने वाले निर्णय को प्रभावित कर सकती हैं तो उस पक्षकार को वे सभी बातें बता देनी चाहिए। ये होता है परम सद विश्वास, यानी जो अनुबंध आपसी विश्वास के हो सकते हैं। उसमें कौन कौन से हो सकते हैं। पहला है बीमा। बीमे के अनुबंध में परम सद विश्वास का एक मुख्य सिद्धांत लागू होता है। इसमें बीमा कराने वाले व्यक्ति का एक कर्तव्य है कि वह बीमे की विषय वस्तु के संबंध में उन सभी आवश्यक बातों को बता दे जो बीमाकर्ता को देनी जरूरी होती हैं या जो स्वयं वह जानता है। उदाहरण के लिए अगर माने तो बीमा कराने वाले व्यक्ति को अपनी आयु
के संबंध में बीमाकर्ता को बिल्कुल सही जानकारी देनी चाहिए, यानी वह अपनी आयु को नहीं छुपा सकता। उसकी जो जन्म तिथि है वो उसका प्रमाण उसको बिल्कुल सही सही देना चाहिए। यदि आयु सही नहीं होती है तो परम सत्य विश्वास का अनुबंध भंग होता है। और आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि आयु के आधार पर अनुबंध का एक महत्वपूर्ण तथ्य है, जो प्रीमियम का निर्धारण किया जाता है वो भी आयु के अनुसार किया जाता है। इसलिए ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है और इसके बारे में कोई भी छुपाव बीमाकर्ता द्वारा, बीमा कराने वाले व्यक्ति द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो अनुबंध कपट के आधार पर वैध घोषित करवाया जा सकता है। इस तरह के मामलों में कई बार कोर्ट ने भी इस प्रकार का निर्णय दिया है, जिसमें जो है अगर किसी बीमा कराने वाले व्यक्ति ने अपनी आयु के संबंध में या कोई महत्वपूर्ण तथ्य छुपाया है तो वह उसे क्लेम नहीं मिला है और उसको अनुबंध को व्यर्थ घोषित कर दिया गया है। उसे कोई बीमा राशि प्राप्त नहीं की जा सकती बीमा कंपनी से, या नहीं मिलती। एक होता है अचल संपत्ति की विक्रय का अनुबंध, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत। ये स्पष्ट है कि संपत्ति की विक्रेता का यह कर्तव्य है कि उसे संपत्ति के संबंध में सभी महत्वपूर्ण तथ्यों, जैसे स्वामित्व संबंधी कोई दोष हो तो प्रकट कर देना चाहिए। यदि इस प्रकार का तथ्य प्रकट नहीं किया जाता है तो अनुबंध में परम सत्य विश्वास का अनुबंध भंग होता है। इस आधार पर इस प्रकार का कोई भी अनुबंध व्यर्थ नहीं होगा और उस पर इंडियन पेनल कोड की अलग सेक्शन के अंतर्गत कार्रवाई भी की जा सकती है और ये अनुबंध फ्रॉड के आधार पर व्यर्थ घोषित किया जा सकता है। एक होता है कंपनी का क्रय विवरण। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कंपनी जो जनता से धन आमंत्रित करती है, यानी अपने आम पब्लिक से कोई ऋण या परिसंपत्तियां के आधार पर या पेरोल के आधार पर कोई उधार लेती हैं या अंशों को विक्रय के द्वारा पैसा प्राप्त करती हैं, तो वे सभी कंपनियों को क्रय विवरण जारी करना आवश्यक होता है। और ये क्रय विवरण जो है ये कंपनी का एक महत्वपूर्ण प्रलेख होता है जो कंपनी के बारे में संपूर्ण जानकारी आम जनता को देता है। और आम जनता, जनसाधारण उस प्रवरण को देख करके, समझ करके उसके आधार पर ही कंपनी में धन लगाने का निर्णय लेती हैं। यदि ऐसी परिस्थिति में कंपनी ने क्रय विवरण में कोई तथ्य छुपाया है, जानबूझकर कोई गलत तथ्य दिया है या किसी तथ्य को छुपा लिया गया है, तो ऐसी स्थिति में यदि इस आधार पर कोई जनता या आम साधारण कंपनी में पैसा लगाता है और बाद में पता चलता है कि कंपनी विवरण में कोई झूठा विवरण दिया है, तो ऐसी स्थिति में वो कंपनी के विरुद्ध वाद प्रस्तुत कर सकते हैं और अपने अनुबंध को निरस्त भी करवा सकते हैं। और इसमें यदि जिस व्यक्ति ने, जिन पदाधिकारियों ने या संचालकों ने इस प्रकार का जो तथ्य छुपाया है या गलत विवरण दिया है, तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है, जिसमें अर्थदंड और सजा का प्रावधान भी है। तो यहाँ पर भी परम सत्य विश्वास का अनुबंध भंग होता है। अब तो ये तथ्य जो है जो जनता को बता देने चाहिए थे, यदि कंपनी नहीं बताती है तो कपट के आधार पर अनुबंध व्यर्थ घोषित किया जा सकता है। इसी तरीके से पारिवारिक समझौते कोई भी मामले होते हैं वो परम सत्य विश्वास के अनुबंध होते हैं और यहाँ पर भी प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य है कि वह जो कुछ भी जानता है इस मामले में वो सब स्पष्ट रूप से बता दे। इसी तरह से विवाह के अनुबंध, अब हम समझ सकते हैं कि विवाह के अनुबंध में भी दोनों पक्षकार जो हैं एक दूसरे को पहली बार मिलते हैं और जब इस प्रकार का संबंध स्थापित होता है तो दोनों पक्षकारों को अपने अपने पक्षकार के बारे में, चूँकि वो स्वयं ही जानते हैं, इसलिए संपूर्ण बातों का स्पष्ट रूप से उल्लेख कर देना चाहिए। ऐसे मामले में ऐसे तथ्य जो विवाह के निर्णय को प्रभावित कर सकते हैं वो तथ्य बता देने चाहिए। ये भी परम सत्य विश्वास का अनुबंध है। इसी तरीके से देखिएगा साझेदारी के अनुबंध। साझेदारी जो अनुबंध हैं वो भी परम सत्य विश्वास के अनुबंध की तरह ही होते हैं। यहाँ पर भी सत्य विश्वास के आधार पर ही अनुबंध किया जाता है। साझेदारी फर्म के प्रत्येक सदस्य को एक दूसरे के प्रति
सद्विश्वास रखते हुए फर्म के संबंध में प्रत्येक व्यवहार में सद्विश्वास के अनुसार कार्य करना चाहिए। यानी कोई भी बात जो है छुपानी नहीं चाहिए, कोई भी व्यक्तिगत लाभ प्राप्त नहीं करना चाहिए और सामूहिक हित को दृष्टिगत रखते हुए साझेदारी का कार्य करना चाहिए। अगर यहाँ पर कोई साझेदार कोई जानबूझकर गलत कोई चीज तथ्य छुपाता है, कोई व्यक्तिगत फायदा उठाता है, तो यहाँ पर भी कपट माना जाएगा। इसी तरह से विश्वास आश्रित संबंधों वाले अनुबंध हैं, उसमें भी यदि अनुबंधों के पक्षकारों के बीच कोई विश्वासाश्रित संबंध है तो दोनों पक्षकारों को अनुबंध के संबंध में सभी महत्वपूर्ण बातों को, तथ्यों को प्रकट कर देना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी चर्चा की थी, परम सद्विश्वास के जो विश्वासाश्रित जो अनुबंध है उसमें पिता संतान, धर्म गुरु शिष्य, डॉक्टर मरीज, वकील मुवक्किल, ऋणदाता ऋणी आदि के बीच के जो संबंध हैं वो विश्वास के संबंध हैं और यहाँ पर दोनों को एक दूसरे को सभी बातें बता देनी चाहिए, नहीं तो कपट की श्रेणी में आ सकता है। ऐसे ही प्रकार से गारंटी के अनुबंध में ऋणदाता का यह कर्तव्य है कि वह मूल ऋणी के संबंध में सभी महत्वपूर्ण तथ्य की जानकारी प्रतिभू यानी जो गारंटी देने जा रहा है उसको बता देनी चाहिए। यदि वो ऋण के बारे में कुछ ऐसी बातें जानता है जो गारंटी देने वाले व्यक्ति के निर्णय को प्रभावित कर सकता है, तो उसे उस गारंटी देने वाले को बता देना चाहिए कि ऋणी का पहले व्यवहार कैसा रहा है और ऋण को वापस चुकाने की उसकी ट्रैक रिकॉर्ड या पिछला इतिहास क्या रहा है, ये बातें उसको अवश्य बता देनी चाहिए। यानी यहाँ पर वो मौन नहीं रह सकता, उसको सक्रिय रूप से उस प्रतिभू की को जो है जानकारी दे देनी चाहिए, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं जिसमें कुछ तथ्य ऐसे हों जिसमें गारंटी देने वाला व्यक्ति यानी प्रतिभू जो है वह अपने निर्णय को परिवर्तन भी कर सकता है। तो ये गारंटी के सेक्शन 143 में ये बात साफ है कि प्रतिभू को मूल ऋणदाता द्वारा संपूर्ण जानकारी ऋणी के बारे में बता देनी चाहिए। इसी प्रकार से जब घटनाओं के परिवर्तन होने के कारण तथ्य में परिवर्तन हो जाए, इसका उदाहरण मैंने आपको बताया था, जैसे कोई व्यापार बेच रहा है, पहले से विक्रय 2 करोड़ रुपये सालाना था, बाद में अनुबंध होते थे वो उसका सालाना जो टर्नओवर है वो कम हो गया, 1.5 करोड़ हो गया, तो उसको बता देना चाहिए कि अब जो है वो टर्नओवर जो है कंपनी का कम हो गया। यदि यहाँ पर वो छुपाता है तो यहाँ कपट की श्रेणी में आ सकता है। उसे वो तथ्य चूँकि उसी खुद को ही मालूम है, वही जानता है, तो उसको ये तथ्य बता देने चाहिए। तो ऐसी स्थिति में भी वो मौन नहीं रह सकता और उसे वो तथ्य बताना होगा जो कि उसके निर्णय को प्रभावित कर सकता है। इसी तरह से कुछ बातें हैं कानूनी अनिवार्यता। यदि देश का कानून किसी अनुबंध के किसी महत्वपूर्ण तथ्य को प्रकट करना अनिवार्य समझता है तो अनुबंध के पक्षकारों को वे सभी तथ्य स्वयं ही अपने आप ही प्रकट कर देने चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो मौन द्वारा कपट की श्रेणी में आ जाएगा। इसी तरह की प्रथाएं, यदि अनुबंध के संबंध में कुछ तथ्य इस प्रकार के हैं जो परंपरा के अनुसार बताए जाते हैं, दोनों पक्षकार एक दूसरे को बताते हैं, वहाँ पर भी यदि वो दोनों पक्षकार चुप रहते हैं, कोई पक्षकार मौन रहता है, तो मौन द्वारा कपट की श्रेणी में आ सकता है। अब देखिए तथ्यों को प्रकट न करने पर कपट निम्न कुछ परिस्थितियाँ इस प्रकार की होती हैं जो है तथ्यों को प्रकट नहीं करना कपट माना जाता है। जैसे यदि कोई तथ्य या दोष को सामान्य निरीक्षण से देखा या अनुभव नहीं किया जा सकता। अब इसको दूसरे रूप में कहें तो यदि कोई मामला ऐसा है जो सामान्य देखने से ही दोष का पता चलता है, तो यहाँ पर मौन रहना कपट नहीं है। मौन रहना कपट तभी माना जाएगा जबकि सामान्य तौर पर देखने से या सामान्य तौर पर एक पक्षकार को जो है उस विषय वस्तु के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है, या जहाँ तथ्य का एक भाग छिपाने के कारण पूरा तथ्य या विवरण ही झूठा हो गया। जैसे मान लो कोई विवरण दिया गया है, उसमें कुछ चीज़ें छुपा दी गई हैं, कुछ सत्य बोल दी गई हैं। यहाँ पर यदि कुछ चीज़ें जो छुपाई गई हैं उनके कारण संपूर्ण अनुबंध निरस्त हो सकता है, तो वह मौन द्वारा कपट की श्रेणी में आ जाएगा। जब किसी महत्वपूर्ण तथ्य के संबंध में जानबूझकर इस प्रकार मौन रखा जाता है कि जैसे तथ्य का अस्तित्व ही ना हो, तो ये परिस्थितियाँ ऐसी हैं जहाँ पर मौन रहना कपट माना जाएगा।
ये तो परिस्थितियाँ वो थी जब मौन रहने का बोलना कर्तव्य है। दूसरा है जब मौन रहना बोलने के बराबर हो, यानी मौन रहता है तो भी ऐसा लगता है कि वह है स्वीकार कर रहा है या बोल रहा है। यदि परिस्थितियाँ ऐसी हैं जिसमें ये समझा जाता है कि मौन रहना बोलने के बराबर है और उससे दूसरे पक्षकार को धोखा हो जाता है, तो ऐसा मौन भी कपट माना जाएगा। यहाँ पर देखिए उदाहरण आपकी पुस्तक में मिल जाएंगे। यदि अब कोई पक्षकार किसी एक पक्षकार से कि गाय को खरीदने का अनुबंध करना चाहता है, तो वो ये कहता है कि यदि आप इसकी विपरीत कुछ नहीं कहेंगे तो मैं समझूंगा कि गाय स्वस्थ है। बाद में ये ज्ञात हो कि गाय अस्वस्थ थी, तो अंतः को मौन द्वारा कपट का दोषी माना जाएगा, क्योंकि उसने पूछ लिया। अब यहाँ उसको बोलना पड़ेगा, या तो वो सत्य बोले या चुप रहता है, तो इसका मतलब वो उस बात को स्वीकार कर रहा है, यानी वो कह रहा है कि गाय स्वस्थ है। यहाँ पर उसको कहना चाहिए था नहीं भाई गाय कुछ दिनों से अस्वस्थ है, फिर वह सोचता कि उसे गाय खरीदनी है या नहीं खरीदनी है। कहने का मतलब है कि जहाँ पर मौन रहना बोलने जैसा है, यानी वो तथ्य को स्वीकार कर रहा है, सहमति दे रहा है, जबकि वो गलत दे रहा है, तो मौन द्वारा कपट की श्रेणी में आएगा। ये दो परिस्थितियाँ थी जब मौन द्वारा कपट की जो स्थिति को हम स्पष्ट कर रहे हैं। अब होगा क्या, कपट का प्रभाव क्या होगा। एक तो प्रभाव जो मैं पहले बता चुका हूँ कि अनुबंध व्यर्थ नहीं होगा। व्यर्थ नहीं अनुबंध का मतलब आप समझ सकते हैं, जहाँ पर पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर अनुबंध या तो लागू किया जा सकता है या निरस्त किया जा सकता है। इसके अलावा अनुबंध के निष्पादन के लिए दबाव डालना, कपट के आधार पर हुए अनुबंध को पूरा करने के लिए पीड़ित पक्षकार दूसरे पक्षकार पर दबाव भी डाल सकता है। प्रत्यास्थापना का अधिकार है। अनुबंध कपट के आधार पर जब अनुबंध को निरस्त किया जाता है तो दोनों पक्षकार प्रत्यास्थापना करेंगे, यानी दोनों पक्षकार अनुबंध के अंतर्गत प्राप्त वस्तुएं या धन एक दूसरे को पुनः लौटा देंगे। और क्षतिपूर्ति, यदि किसी पक्षकार को से कपट हुआ है तो वह कपटपूर्ण अनुबंध से हुई हानि की क्षतिपूर्ति की मांग कर सकता है तथा आवश्यकता पड़ने पर कानून द्वारा बाध्य करके क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है। तो ये है अनुबंध के प्रभाव। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हैं जिसमें अनुबंध को निरस्त करने का अधिकार नहीं मिलता है। कुछ अपवाद ऐसे हैं जो अनुबंध को आप निरस्त नहीं कर सकते। जैसे यदि पीड़ित पक्षकार के पास सत्य का पता लगाने के लिए पर्याप्त साधन थे, उसने कपट के तथ्यों की सत्यता का पता लगाने के सामान्य प्रयास नहीं किए, जबकि वो सामान्य प्रयास करता तो परिस्थितियां स्पष्ट हो जाती, तो यहाँ पर अनुबंध को निरस्त नहीं किया जा सकता। यदि कपट की जानकारी होने के बाद भी उसने अनुबंध का पुष्टिकरण कर दिया हो, जैसे मान लो उसको पता चल गया ये कपट हुआ है और उसे लगा कि नहीं कपट हुआ तो भी कोई बात नहीं, अनुबंध मेरे अनुकूल है, और वह अनुबंध का पुष्टिकरण कर देता है, तो उसके बाद में वह अनुबंध को निरस्त नहीं करवाएगा। ये नहीं कहेगा कि अनुबंध कपट से प्रभावित था और इसे निरस्त किया जाए। एक बार यदि पुष्टिकरण कर दिया तो कपट की जो परिभाषा से हट जाएगा और वह कपट की श्रेणी में नहीं आएगा। और तीसरा आता है जब अनुबंध के पक्षकारों को पूर्व स्थिति में पहुंचाना संभव ना हो। यदि अनुबंध के अंतर्गत चाहे कपट हुआ हो, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं जिसे प्रत्यास्थापना संभव नहीं है, तो ऐसी स्थिति में केवल क्षतिपूर्ति की मांग ही कर सकता है, प्रत्यास्थापना नहीं की जा सकती है। इसी प्रकार से अनुबंध के पक्षकार द्वारा संपत्ति किसी तृतीय पक्षकार को अंतरण कर दिया गया है, यानी ए ने बी से जो गाय खरीदी थी वो किसी तीसरे पक्षकार को उसने स्थानांतरित कर दी और तीसरे पक्षकार ने शुद्ध विश्वास के साथ पर्याप्त प्रतिफल के बदले में वह संपत्ति प्राप्त कर ली है, तो यहाँ पर प्रत्यास्थापना संभव नहीं है, क्योंकि तीसरे पक्षकार ने वह संपत्ति परम सद्विश्वास से पूर्ण प्रतिफल के बदले प्राप्त की है, इसलिए उससे वह संपत्ति वापस प्राप्त नहीं की जा सकती। इसलिए क्या होगा, केवल क्षतिपूर्ति की मांग ही की जाएगी, प्रत्यास्थापना नहीं होगी। एक होता उचित समय व्यतीत होना, यदि समय ऐसा है उचित समय व्यतीत हो गया, बहुत दिन निकल गए और उसके बाद में यदि कोई अनुबंध को निरस्त करवाना चाहता है तो वो निरस्त नहीं किया जा सकता है। और एक हो सकता है जब सहमति कपट द्वारा प्राप्त नहीं हुई हो, यानी यदि अनुबंध में प्रस्ताव में स्वीकृति कपट से प्रभावित नहीं है
तो इस श्रेणी में नहीं आएगा, यानी अनुबंध निरस्त नहीं किया जाएगा। तो ये परिस्थितियां हैं जिसमें कपट मौन रहने के द्वारा कपट होता है या नहीं होता है। ये परिस्थितियां इसमें स्पष्ट हो गई हैं। अब आगे हम इसको देखेंगे बाद में। मिस रिप्रेजेंटेशन क्या है, मिथ्या वर्णन को हम समझेंगे अगले व्याख्यान में।